नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पुलिस अधिकारी का मानवीय चेहरा आया सामने। पिता की मौत से सबक लेते हुए बांट रहे हैं लोगों को हेलमेट। गौहत्या के मामले ने पकड़ा तूल। हिंदुवादी संगठनों ने किया मनगमा बंद। चुनावी रंजिश का घिनौना चेहरा आया सामने। अपने ही भाई को बुरी तरह से पीटा। और मणप्पुरम गोल्ड लोन के कर्मचारी ने ग्राहक को लगाया 12 लाख का चूना। खबरें विस्तार से। पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पिता की मौत से सबक लेते हुए पुलिस अधिकारी ने लोगों की जान बचाने का लिया जिम्मा। अक्सर देखा गया है कि अपनों की मौत के बाद हम अक्सर निराश हो जाते हैं और उसी में कुढ़ते रहते हैं। लोग अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं और समाज से कट जाते हैं। लेकिन सोच अगर सकारात्मक हो तो हम दुख को भी सुख में बदल सकते हैं। आपने देखा होगा, सड़कों में आए दिन हादसे होते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण होता है लोगों का हेलमेट ना लगाना। इसी तरह की घटना में पिता को खोने वाले पुलिस अधिकारी ने पिता की पुण्यतिथि को एक अलग ही अंदाज में मनाने का निर्णय लिया और विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग में बिना हेलमेट लगाने वालों को समझाइश देते हुए हेलमेट का वितरण करते हैं। ये अधिकारी कोई और नहीं बल्कि रीवा यातायात थाने में तैनात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा हैं, जिनके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिता की मौत से दुखी पुलिस अधिकारी पुत्र ने अपने लिए एक ऐसा अभियान चलाया जिसमें अब वो हेलमेट बांटकर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक्चुअली में वाहन चेकिंग नहीं है यहाँ पर। मैं अपने स्तर पर कुछ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ। पिछले 2010 में मेरे पापा जी का एक्सीडेंट से देहांत हुआ था, जिसमें हेलमेट ना होने की वजह से उनके सर में काफ़ी चोट आई थी और उनकी डेथ हुई थी। तब से मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ किसी की डेथ केवल सर की चोट की वजह से ना हो। मेरी जो छोटी कोशिश है उसके तारतम्य में मैं लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ। तभी मैंने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं और हेलमेट नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको हेलमेट बांट रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ हेलमेट आवश्यक क्यों है। अगर आप गिरते हैं, आपके सर में चोट लगती है, आपकी डेथ होती है, उससे बचने के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हम सभी को और आम जनता को भी हेलमेट लगाना चाहिए। हाईवे में तो हेलमेट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाईवे में तो ज़रूरी है ही। जहाँ तक कि हम घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तब तो हमें हेलमेट बिल्कुल ज़रूरी। जहाँ भी हमें जाना है, हेलमेट के बिना हमें निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर की चोट बचाता है। और सर अगर सेफ है तो सभी सेफ है। और घर में माँ इंतजार कर रही है, ये सबको सोच के हेलमेट लगाना चाहिए। अभी तक कितने हेलमेट आपने? पिछले साल हमने 20-25 हेलमेट बांटे थे। इस साल भी यही हमारा टारगेट है। हर प्रतिवर्ष हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पर मैं हेलमेट वितरण करता हूँ। आज अभी कितने दिए हैं? अभी लगभग 4-5 मैं दे चुका हूँ, अभी और बांटूंगा मैं। फिर आया चुनावी रंजिश का घिनौना चेहरा सामने। दबंग सरपंच प्रत्याशी गरीब साकेत परिवार को बुरी तरह से पीटा गया। सत्ता की मलाई खाने के लिए नेता हमेशा से ही कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो जनता के हित में नहीं होता है और ना ही उनके परिवार के। हालांकि ऐसी हरकतें कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। हाल ही में सरपंची के चुनाव हुए हैं और चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लगातार हारे हुए प्रत्याशियों की घटिया हरकतें सामने आने लगी हैं। कल पनवार थाना से खबर आई थी जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया था। आज एक और मामला सामने आया है खजबा पहाड़ी थाना रायपुर करचुलियान से, जिसमें राजेश साकेत ने बताया कि वो मजदूरी का काम करता है। 16 जुलाई को करीब 11 बजे घर के पास बैठा था, तभी उसका चचेरा भाई राजीव साकेत आया, जो सरपंच का प्रत्याशी था, और बोला कि तुम बड़े भाई हो लेकिन मुझे वोट नहीं दिए। इसके बाद गाली गलौज करने लगा और मारपीट की। इस दौरान जब रजनीश साकेत बीच बचाव करने आया तो राजीव ने उसके पिता सहित भाई और मां को भी बुरी तरह से पीटा। क्या बताया राजेश साकेत और उसकी मां ने, आपको सुनवाते हैं। ये सरपंची में लड़े रहे राजकुमार, तो हार गए सर। हार गए तो भीतर घुस के गाली मारी। कब लड़ी रही? कौन से दूसरे कहाँ है? रायपुर कचलियान कौन सा लगता है आपका थाना? रायपुर। कौन लड़ा था चुनाव? राजकुमार। आपको क्यों मारे हैं? कहा तो काहे हरा दिया वोट के लिए सर। आपने वोट नहीं दिया इसलिए मारे? जी, तो हम देना नहीं गया पर कहा थे विश्वास नहीं माना था। देना ना देना उससे कोई मतलब थोड़ी। अंदर घुस के मारे? अंदर घुस के साथ कौन कौन लोग थे मारपीट करने में? राजीव थे और सोनू, सत्यराज लाठ लिखाए हैं और रामबली। ये कौन सा पंचायत का मामला? खैरा पंचायत। खैरा पंचायत।
थाने में शिकायत की है आप लोग? जी जी सर। तो FIR हुई है कि आवेदन बचा है? नहीं FIR हुई है, लेकिन वहाँ कोई सुने नहीं, कोई गया नहीं। कल से हम लोग 11 बजे तक इंतजार कर रहे थे अभी आज आज तक, लेकिन तक कल तो रात नहीं में भी गए ये लोग सर। गए तो ये लोग बोले कि अगर तुम लोग रिपोर्ट करके आए हो, अगर तुम लोग बाहर निकलोगे जान से मार दिया जाएगा। लाठी डंडा लेके ये लोग रोड में घूम रहे थे मारने के लिए। हम लोग बाहर निकला नहीं, घर के अंदर रात भर हम लोग थे। सुबह में हम लोग चोरी से छुपे छुपे आया हूँ यहाँ। तो किसको किसको मारे हैं? मारे हैं, मेरे मम्मी को मारे हैं, ये लाठी भाई को मारे हैं। अरे गया ये लोग मिलके मारे हैं। मारे हैं 4 लोग मिलके। 4 लोग नहीं थे थाने गए थे आप लोग शिकायत करने? ठीक जी है, जब भी लोग चले गए सर। दिया गया था कुमारी रायपुर को थाने से 3 पहले हम लोग को बिटिया लाठी दिखा के। गुड़िया नीलम ये सब पे फिर हम लोग हेल्पलाइन शिकायत किए सर, तब मतलब सुनवाई हुई हम लोग का थोड़ा, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, घटना कब हुई आपके साथ? कल हुई है सर। 12 नहीं 12 बजे ऐसे 11-12 वहाँ हम लोग क्या वजह बता के भगाई है थाने से? पुलिस बोली वजह कुछ नहीं, मतलब बोली साले तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। और वो जो मतलब राजकुमार था वो अंदर बैठा था कुर्सी में रायपुर थाने में। आरोपी थाने में ही था उस समय जब जी जी, और अपने भाई को डायरेक्ट फोन करके बोला था कि जाओ डायरेक्ट भीतरे घुस के मारना। फिर बाद में आप वो भी गया है 2-3 लोग मिलके। आपकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं हुई? नहीं हुई सर। ये सरपंच है कि नहीं है? नहीं अभी नहीं, सरपंच हार नहीं गया। आई, लड़ा था हार जरूर गया। लेकिन हार गया इस बार सर। पहले रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार साकेत सर। अभी कौन है सरपंच वैसे यहाँ पे? अभी यहाँ एक डब्बू बाभन बन गया है अभी वर्तमान में। गौहत्या मामले ने पकड़ा तूल, हिंदुवादी संगठनों ने आज मनगमा बंद कराया। कल मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें एक गाय और एक बैल की मृत्यु होनी बताई गई थी, जिसमें डॉक्टरों द्वारा जांच के दौरान बीमारी का कारण बताया गया था। इस मामले को लेकर हिंदुवादी संगठन आक्रोशित हो चुके हैं। उन्होंने कल रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा था और आज मनगमा बाजार भी बंद कराया। हालांकि एसडीएम का कहना है कि लोगों ने अपनी मर्जी से बाजार बंद किया था। कल रीवा एसपी ने भी ये आश्वासन दिया था कि मामले की जांच कराई जाएगी। उसके बाद भी अब मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा हमेशा से ही शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता रहा है। कुछ दिन पहले भी प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद हुआ था जिसको धार्मिक रूप देने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रशासन ने समय रहते मामले को संज्ञान में लिया और मामले को कंट्रोल में किया। प्रशासन को चाहिए कि मामले की पूरी तरह से जांच करे और सच में अगर ऐसी कोई साजिश की गई है तो उन्हें सामने लाया जाए। इस संबंध में हमने एडिशनल एसपी रीवा से बात की। मुझे 1-2 गाय की घटना थी, उस बात को लेकर के जो है वहाँ पे आज उनने बाज़ार बंद करने का आह्वान किया था। तो उनके समर्थन में कुछ लोगों ने बाज़ार को बंद किया था। फिर उसके बाद उनने उसी स्थल पे जा कर के हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ज्ञापन दिया। उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा है। बाजार भी सर बंद कराया? बाज़ार उनने बंद, जिन लोगों ने समर्थन किया था उनने अपनी स्वेच्छा से बाज़ार बंद किया। तो आचार संहिता चल रही है तो क्या इस तरीके का जुलूस या धरना या कुछ भी जरूर अभी इस संबंध में जो है उनने, क्योंकि वो लोकल स्तर पे किया है, अभी एसडीएम या जो सब डिवीज़न स्थल पे उनने क्या आवेदन दिया था, क्या मंजूरी थी, इस विषय में अभी जानकारी ली जाएगी। एमएसपी गारंटी कानून बनाने, अग्निपथ योजना की भर्ती बंद करने, किसानों की लिखित मांगों पर दिए गए आश्वासन को पूरा करने किसान एकता संघ जिला रीवा ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान एकता संघ ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि दिसंबर को 13 माह से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए आपने किसानों को लिखित आश्वासन दिए थे, लेकिन 5-6 माह बीत जाने के बाद भी किसानों की 3 काले कानूनों के अलावा कोई भी मांग स्वीकार नहीं की गई। इस संबंध में किसान नेता ने हमें बताया। देखिए, ऐसा था कि हम लोगों ने, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली में 13 महीने तक किसानों की समस्याओं के लिए हमने संघर्ष किया है और वही आंदोलन 13 महीने चला था। और 13 महीने आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि हम 6 महीने आपके एक मांग पूरी करते हैं, 3 काले कानून रद्द करते हैं और बाकी 6 मांगे जो है उसको हम 6-7 महीने के अंदर पूरा करेंगे। तो 6-7 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और मोदी जी के द्वारा अभी तक ये मांगे जो है हम लोगों की पूरी नहीं की गई हैं। इसलिए इस स्मरण पत्र के जरिए
हम मोदी जी को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारी जो किसानों की मांगे हैं और जायज़ मांगे हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का कष्ट करें। क्या मुख्य मांगे क्या है? मेरी मुख्य मांगे ये है कि एमएसपी में गारंटी कानून बनाया जाए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून बनाया जाए कि यदि शासकीय रेट पर जो खरीदी होती है उसी की खरीदी व्यापारी भी उसी रेट पर खरीदे, अगर वो नहीं खरीदता है तो उसको वो भी दंड का भागी बने, ऐसा कानून बने। दूसरी चीज ये है कि आंदोलन के समय जिन किसानों पर आपराधिक प्रकरण चलाए गए थे, आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस किया जाए। और तीसरी मांग हमारी यह है कि लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों के ऊपर गृह मंत्री के बेटे के द्वारा जो गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्याएं की गई थी, उन दोषियों को सजा दी जाए। और हमारी चौथी मांग है कि देश में जितने भी आवारा पशु हैं जो फसलों का अधिक से अधिक नुकसान कर रहे हैं, आवारा पशुओं के बारे में देश विचार करे, उसका समाधान करे। हमारी पांचवी मांग है कि किसानों के 10 लाख तक के ऋण, चाहे वो केसीसी के हो चाहे वो बिजली बिल के हो, वो 10 लाख के ऋण माफ किए जाए। हमारी छठवीं मांग है कि जो देश में विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, उनको जो शासन ये वेतन दे रही है, तो इनकी वेतन और पेंशन ये बंद किया जाए और इनको सच्चा समाज सेवी। जमीन बेचने के नाम पर 6 लाख की ठगी और गुंडागर्दी के आरोप में बिछिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति द्वारा 6 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। परेशान व्यक्ति ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बिछिया थाने के बैसा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रहने वाले मनोज सोनी ने गांव के ही एक व्यक्ति से ज़मीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने 6 लाख रुपए आरोपी को देने थे। बाद में उसने ज़मीन किसी दूसरे को बेच दी। पीड़ित ने जब अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में आरोपी ने एक चेक भी दिया था जो बाउंस हो गया था। क्या कहना है इस पर पीड़ित का, आपको सुनवाते हैं। कुमार सोनी। क्या घटना हुई आपके साथ? ये अमित कुमार पांडे हैं, ग्राम बैसा का, पिता गया प्रसाद है नाम है इनका। ये ज़मीन बेचने के लिए हम बोल रहे थे, उसमें एग्रीमेंट करवाएं हमसे, पैसा लिए, पहले 2,10,000 रुपये लिए। इसके बाद बोले कि हमको और पैसा चाहिए, तो हम बोले कि ठीक है ले लीजिए। फिर एक दिन आए, बोले कि चलिए रजिस्ट्री करवा लीजिए। 4 लाख रुपए फिर हम इनको दिए। इसके बाद ये ले जाके हमको तहसील में बैठाए रह गए और रजिस्ट्री नहीं करवाए। अब न पैसा दे रहे हैं और न ही रजिस्ट्री करवा रहे हैं। पैसा मांगने जाते हैं तो दाई महतारी की बुरी बुरी तरह से गाली देते हैं और जान से मारने के लिए। हमको तो कई बार बोले कि हम तुमको थाना अगर रिपोर्ट करने जाओगे तो हम इतना तुमको झूठा मुकदमा में अंदर करवा देंगे हम, और अगर हमसे पैसा यहाँ मांगोगे तो किसी दिन हम जान से मार देंगे तुमको या तुम्हारे घर वाले को, किसी को भी। तो बहुत ज़्यादा परेशान किए साहब ये। तो आज हम थाना आए हैं रिपोर्ट करने। कितना पैसा लिए थे? टोटल 6,10,000 रुपये लिए हैं साहब ये। कुछ दिए हैं वापस? नहीं साहब, पैसा नहीं दिए, चेक 2,10,000 का ये दिए हैं हमको। वो चेक बाउंस हो गया है साहब, चेक हम लगा दिए हैं न्यायालय में। और 4 लाख रुपए का एग्रीमेंट है हमारे पास, और एग्रीमेंट के उसमें हम आज थाना आए हैं। और माननीय थाना, जिन्होंने पैसा लिया उनका क्या नाम है? अमित कुमार पांडे, पिता गया प्रसाद पांडे, ग्राम बैसा। आपका? हमारा मुकेश कुमार सोनी, ग्राम। इस संबंध में बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने हमें बताया। जी हाँ, एक ग्राम बैसा का मामला है। वहाँ पे आपके जो मुकेश सोनी हैं उनके द्वारा शिकायत की गई है कि एक अमित पांडे नाम का व्यक्ति है जो है उनसे 5 से 6 लाख रुपए कैश लेने, ज़मीन बेचने के नाम पर 5 से 6 लाख रुपए ले लिया है और आज दिनांक तक जो है ज़मीन देने से मना कर रहा है और उसी ज़मीन को जो है किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहा है। तो उसकी सूचना मिलने पर जो है थाना बिछिया में उसके खिलाफ जो है 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गए? आरोपी को पूछताछ थाना लाया गया है। मणप्पुरम गोल्ड लोन के कर्मचारी ने ग्राहक को चूना लगाया, 400 ग्राम सोना लगाया ठिकाने। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि एक द्विवेदी परिवार ने अपना 400 ग्राम सोना 1,000 रुपये में मणप्पुरम गोल्ड में गिरवी रखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैंक में खर्चे ज़्यादा होते हैं। बाद में कमल नयन नामक कर्मचारी ने 1,000 जमा किए और सोने को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद उसके 4 हिस्से जमा करके नया खाता खोला और लगभग 12 लाख रुपए का लोन ले लिया।
पुलिस ने कमल नयन सहित कंपनी के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। इस संबंध में एडिशनल एसपी ने हमें बताया। एक द्विवेदी जी ने अपने यहाँ से 400 ग्राम सोना मणिपुरम में गिरवी रखा था, मात्र 1000 रुपये उससे लिया था उसके अगेंस्ट में। उसके पीछे रखने का लॉजिक इनका ये था कि अगर वो बैंक में यदि लॉकर में रखते तो उनको फीस देना पड़ता और अन्य जो खर्चे हैं उनके आते। इससे बचने के लिए उनने मणिपुरम में 1000 के लोन पे अपना 400 ग्राम सोना रख दिया। वहाँ कमल नयन जो है एक व्यक्ति उनके यहाँ मणिपुरम में काम करता है, तो उसने क्या किया कि उनका 1000 रुपये लोन अपनी तरफ से भर के और उस सोने को 4 टुकड़ों में भर करके और 4 खाते खोल दिए और उसमें से करीब हर खातों से लोन निकाल के 12 लाख का लोन ले लिया उस पर। ऐसा करके उसने ये अवैध लाभ ले लिया उससे, और जब ये वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उनका सोना नहीं है। तो इसमें जो है अमैया पुलिस में शिकायत हुई थी, तो अमैया थाने में थाना प्रभारी ने उनके विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए जो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और कमल नयन इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। गिरफ्तारी भी हुई सर? अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है कि जिन्होंने 1000 किलो लिया था कि ताकि कुछ मामला दर्ज हो। बस कर देगा। रीवा के छात्र ने एक बार फिर रीवा का नाम रोशन किया है। छात्र का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। रीवा जिले के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के मैरहा गांव के निवासी, वर्तमान में निवास वार्ड क्रमांक 9 विभीषण नगर, राहुल शुक्ला का चयन देश के सर्वोच्च संस्था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर हुआ है। उनकी देश भर में 6वीं रैंक आई है। परिवार के लोगों ने बताया कि ये पूरे परिवार के लिए गौरव का पल है। भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। भाभा अनुसंधान शोध केंद्र देश के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत आता है। देश में परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा एवं उच्च प्रयोगों के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा वैकेंसी निकाले जाने पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके बाद 4 अप्रैल 2022 को जबलपुर में उनकी परीक्षा हुई और परिणाम आने के बाद 31 मई को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। करीब 1 घंटे राहुल का इंटरव्यू मुंबई में चला और इसके बाद 12 जुलाई को इसका परिणाम जारी किया गया, जिसमें इस केंद्र से देश भर के चुने गए 187 लोगों में से राहुल का 6वां रैंक है। आपका शुभ नाम क्या है? राहुल कुमार शुक्ला। कौन सी परीक्षा अभी आपने उत्तीर्ण की है? PARC का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, एज असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। ये कहाँ से क्या कोचिंग कोई की आपने? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं कोई की। कैसे आपने इसकी तैयारी की? इसकी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की और फ्रेंड्स के उससे मदद से, कुछ 2 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम धीरेन्द्र मिश्रा और ज्ञानेंद्र सिंह, दोनों ने मेरा पूरा सहयोग दिया है इस पूरी परीक्षा के परिणाम तक। इसमें आप किसका श्रेय मानते हैं, किसके कारण माने आप यहाँ पे? इसके मैं कई लोगों को श्रेय देना चाहूँगा, जैसे कि मेरे चाचा जी हो गए और मेरे बब्बा जी और पापा मम्मी और सभी मेरे परिवार, और साथ ही मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा अंतिम तक साथ दिया है। माता पिता का क्या सहयोग रहा आपके? माता पिता का पूरी तरह सहयोग रहा, जैसे कि जहाँ मुझे सपोर्ट मिल चाहिए, कभी उन्होंने ये चीज़ फोर्स नहीं किया कि तुम्हें यही चीज़ करना है या फिर तुम्हें जो करना है वही, मतलब कि मुझे जो करना था उन्होंने कभी ये रोका नहीं कि तुम्हें दूसरे फील्ड में जाओ या किसी कोई दूसरा चीज़ करो। ये चयन होने पर क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह है मैं जा पाऊँगा, पर सभी के आशीर्वाद से मैं इस तक पहुँचा। रीवा में कहाँ पढ़ाई की है? मैंने रीवा में पहले मैं मनेंद्रगढ़ में पढ़ा था 5th तक, उसके बाद मैंने सत्यम अकेडमी स्कूल में पढ़ी है 8th तक, उसके बाद मैं गीता ज्योति स्कूल में 9th to 12th पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरा JEE मेंस में सिलेक्शन हुआ था और उसके थ्रू मैंने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच में मैं एडमिशन लिया हूँ और उसके अभी मेरा परिणाम 4 जुलाई को आया है। उसके बाद 12 जुलाई को मेरा BARC का परिणाम आया है और मैं उसमें चयनित हुआ हूँ। युवा के लिए क्या आपका संदेश है? बस मेरा यही युवा के लिए संदेश है कि जो भी करें एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसी में लगे रहें, तो मार्ग से अपने न भटकें। रीवा में कोचिंग भी की है कहीं? नहीं। घर में सेल्फ स्टडी करके आपने कैसे माने हैं, क्या देखिए, YouTube में ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल कंटेंट अवेलेबल हैं। अगर आपको पढ़ना है वास्तविक में
तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। आपको रीवा के अंदर कोई कोचिंग नहीं दे सकती इतना अच्छा जी। चाचा चाची का क्या सहयोग था आपका परिवार में? चाचा का मेरे पूरे उसमें जहाँ भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है, एज ए मेंटली भी, कि तुम मतलब कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि तुम्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम अपने लक्ष्य पे फोकस करो। चाचा जी क्या करते हैं? मेरे चाचा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अभी पुणे में हैं, और मेरी चाची जी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि यूएस में हैं। अब पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जी सिंगरौली हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, एज अ हाउस टेक। कब से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? ये आई थिंक सिंगरौली हाउस में 2014 से कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड है जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर खुद को साबित किया और पार्टी कार्यालय में अब जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में हुए पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। नगरीय निकाय के चुनाव में प्रथम चरण के परिणामों में 11 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। वहीं नगर पालिका के चुनाव में से 36 में से 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है। नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 86 में से 60 सीटें प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर जनता भी अभी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है। अन्य दलों को इस हार से सबक लेना चाहिए और जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल आपको लिए चलते हैं भाजपा कार्यालय अटल कुंज, जहां जीत की खुशी में मिठाइयां बंट रही। आज मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जो प्रथम चरण में 6 जुलाई के दिन नगर निगमों में मतदान हुआ था, उनकी आज मतगणना हुई। 11 नगर निगमों में आज मतगणना में 7 में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है। इसी तरह 36 नगर पालिकाओं में से हमें अभी तक घोषित 22 परिणामों में से 21 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 86 नगर पंचायतों में से 60 से ज़्यादा हमारी जीत हासिल हो चुकी है। अभी कुछ हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व है कि जिस वजह से आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। दूसरे चरण के परिणामों के प्रथम चरण का परिणाम जिस तरह से है, इससे भी अच्छा हमारे दूसरी चरण के परिणामों की हमें अपेक्षा है। अभी और कितना ये आंकड़ा बढ़ सकता है जीत का? नगर निगम में तो 11 में से आंकड़ा सभी 11 के परिणाम आ चुके हैं। 7 नगर निगम में हमारे महापौर बन चुके हैं। हमारे जो 36 नगर पालिकाएँ हैं, उनमें से 22 के परिणाम आए, जिसमें से हमारे 21 पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं और पार्षद जीते हैं। और इसके अलावा जो हमारा अभी 14 बची हैं, उन 14 में से 10 नगर पालिकाएँ हैं और इस तरह से हम लगभग 36 में से 30 प्लस नगर पालिकाओं पे हमारी जीत होगी। 86 नगर पंचायतों में से हम लगभग 70 पे हमारी जीत हासिल होगी। हमारा यहाँ आंकड़ा 80% से ऊपर रहने वाला है। चुनाव के चलते जहां एक और जीते दल के प्रत्याशी खुशियां मना रहे हैं, वहीं एक दुखद समाचार भी सामने आया है। आज चुनाव में हार मिलने से हनुमाना में कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण गुप्ता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। परिणाम के तत्काल बाद उनके सीने में दर्द उठा और उन्हें
प्राथमिक उपचार के लिए हनुमाना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें रीवा रेफर किया। रीवा में उनका निधन हो गया। इस खबर के बाद से कांग्रेस नेताओं सहित अन्य दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।